नीट ड्रॉप ईयर में आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है आप लोगों से, तो उस मिस्टेक के कारण आपके सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो सो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश गुजर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन सी मिस्टेक है जो आपको ड्रॉप ईयर में बिल्कुल भी नहीं करना, और जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे भाई, केवल उनको फॉलो करना। बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा लेकिन बहुत काम की रहने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और समझना कि मैं क्या बता रहा हूँ। जो भी पॉइंट बताऊंगा एक एक पॉइंट बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस है और आप लोगों के लिए इतना कारगर साबित होने वाला है। अगर आपने पूरे साल इस चीज को मान के चला तो नीट 26 में आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यार कौन कौन से पॉइंट है जिनको आपको मान के चलना है मेरे भाई। देखो, सबसे बेसिक पॉइंट है टाइम टेबल। अब आपको लग रहा होगा कि यार टाइम टेबल तो बहुत ईजी चीज है सर, हर कोई बता देता है, लेकिन जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना कभी किसी ने नहीं बताई होगी और आप भी शॉकिंग हो जाएंगे कि यार ऐसा क्या था इस चीज में कि सर ने बताई तो और हमारे दिमाग में इतना बेहतरीन तरीके से फिट बैठा है दिमाग में। तो मेरे दोस्त समझना कि टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपका एक टाइम रूटीन क्या होना चाहिए, सबसे बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। क्योंकि ड्रॉप ईयर में सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है ना वो यही होती है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो इसी तरह हम बात करेंगे अगला पॉइंट, टेस्ट। अब आपको लग रहा होगा कुछ, अगर मैं बता रहा हूँ पॉइंट तो आपको फील आ रहा होगा कि हाँ कुछ तो ऐसी मिस्टेक हमने करी है इन चीज़ों में जो हम पूरे साल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, उन्हीं रीजन से मेरा सिलेक्शन रुका था। तो टेस्ट वाली चीज़ को सुन के आपको लग रहा होगा कि टेस्ट में क्या है, लेकिन आपको फील आया होगा। इसके बाद है मेरे दोस्त रिवीजन। अब सुनने में बड़ा इजी लग रहा होगा रिवीजन। देखो 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट से मैं गारंटेड कह रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ कि इन 4 ही पॉइंट से आपके सिलेक्शन रुके थे नीट 25 में। अगर ऐसा नहीं है तो एक बार कमेंट करके बताना कि इन 4 चीज़ों में आपने मिस्टेक नहीं करी थी। तो इनको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसा बेहतरीन बनाना है 26 के लिए, इसी पे बात करेंगे हम लोग। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। देखो टाइम टेबल की हम बात करेंगे। अब मैं ऐसा कभी नहीं बताऊँगा आपको कि 7 बजे उठना है, 12 बजे सोना है, ये खाना खाना है, ये पीना है ना, पे जो भी दुनिया भर की चीज़ें, ऐसा नहीं बताऊंगा। मैं आपको ओनली बताने वाला हूं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम आपको देना है, ताकि उसी टाइम पर आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है, और कितना समय एक सब्जेक्ट को देना चाहिए, उसमें क्या क्या करना चाहिए, ये भी चीज़ मैं आपको एकदम तरीके से बताने वाला हूँ। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में आपको एक दिन में, जैसे आपकी क्लास हो गई, क्लास होने के बाद में आपको घर पे उसको कितना टाइम देना है, उसमें क्या क्या करना है, ये आपका पॉइंट है। ये भी मैं आगे बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन समझना इस चीज़ को, फिजिक्स को आपको ओनली 3 घंटे डेली के देने हैं। कितने घंटे? 3 घंटे। 3 घंटे में क्या क्या हो जाएगा, जैसे आप क्लास करके आए, क्लास करके आने के बाद में आपको रिवीजन करना है, ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, और कुछ भी मिस्टेक अगर आपको लगता है कि अरे मिस्टेक मेरी है, उन मिस्टेक पे काम करना है। मतलब आपको पूरे दिन में फिजिक्स सब्जेक्ट को केवल 3 घंटे पढ़ना है, जिसमें आपका काम हो जाएगा। बच्चों को लग रहा होगा सर हम तो 4-5 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा गलत है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी है और एक दिन पढ़ने से काम नहीं चलता, पूरे साल कंटिन्यूटी बना के पढ़ने से काम होता है। तो ये तभी तो बोला जाता है ना कि कंटिन्यूटी बनाओ तब जाके सिलेक्शन होते हैं। तो मेरे दोस्त आपको फिजिक्स में इतना समय देना है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में आप 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे में आपका काम हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। उसके बाद अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी 2 घंटा दे दो, बस इतना समय रखो। कैसे देना है, कब देना है, ये टाइम आपके ऊपर है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चा लगे इसी टाइम पे पढ़ना है, कोई टाइम ड्यूरेशन कोई फिक्स नहीं चीज़ है ना। फिक्स है बस इतना सा है कि आपको किस टाइम पे पढ़ना है, ये आपका पॉइंट है, लेकिन कितने घंटे पढ़ना है ये पॉइंट मेरा है, और आपको भी मानना पड़ेगा कि यार इतना घंटा रिक्वायर्ड होता है एक सब्जेक्ट को देने के लिए। तो 3 घंटे फिजिक्स में दो, 2 घंटे आपको केमिस्ट्री में देना है, 2 घंटे बायोलॉजी में देना है। डिवाइड करके चलो, कंटिन्यूटी बना के चलो, पूरे साल मेहनत करना है, तब जाके सिलेक्शंस आते हैं। ठीक है, तो इस टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है, कब देना है तो तुम्हारा पॉइंट रहेगा, लेकिन इतना समय एक सब्जेक्ट को रिक्वायर्ड होता है पूरे साल मेहनत करने के बाद भी। तो इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे बात करेंगे जो अपना था स्टडी मटेरियल। देखो करने में आप सब कुछ कर लेते हो, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, लेकिन ऐसी चीज़ आपको करना है। देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपको वही चीज़ करना है जिस चीज़ को आप पहले दिन से लास्ट दिन तक कर सकते हो। और फर्स्ट में तो आपने कर लिया एक बार, लेकिन पूरे साल क्या उसका रिवीजन कर पाओगे, क्या लास्ट में जाने के बाद उसका रिवीजन कर पाओगे? क्योंकि एक बार किसी भी चीज़ को करने से काम नहीं चलता, जब तक तो उसका 3 से 4 बार रिवीजन ना होए वो चीज़ इफेक्टिव नहीं होती है। तो मेरे दोस्त आपको वही मटेरियल करना है, वही नोट्स पढ़ना है, वही सीट लगानी है आपको जिस सीट का आप रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये वाली बुक लगा लूँगा, एक बार लगा लूँगा आगे नहीं लगाऊंगा, तो इसका मतलब वो किसी भी काम की नहीं है। अगर काम की बना रही है आपको तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, आपको
तरीके से ध्यान में रख लेना दिमाग में कि जिस चीज़ का आप रिवीजन कर सकते हो लास्ट तक, उसी चीज़ को आपको पढ़ना है, उसी चीज़ को आपको लगाना है, तभी जाके काम आपका सही साबित होगा। ठीक है, तो देखो फिजिक्स में बेसिक चीज़ें बताऊँगा। नोट्स आप पढ़ते ही हैं, नोट्स के बाद आपने डीपीपी कर ली, मॉड्यूल्स आपने लगा लिए, जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार मार्क कर लो। ठीक है, डीपीपी बढ़िया से लगाना है। पीवाईक्यू अब 10 साल के लगा लें। बच्चे क्या करते हैं ना, सर पीवाईक्यू लगा ले, पीवाईक्यू लगा ले। ज़्यादा पीवाईक्यू लगाने से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा तो सिर्फ आपका इतना सा है कि नोट्स के जो क्वेश्चन है, थ्योरी भी आपको करना है, साथ में आपको क्वेश्चन भी करना है, बस इतना करोगे, ये वाला सीक्वेंस आपका रहना चाहिए। केमिस्ट्री में क्या प्रॉब्लम आती है आपको, केमिस्ट्री में नोट्स पढ़ोगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डीपीपी करोगे, ये भी चीज़ हो गई, लेकिन डीपीपी करने के बाद मेरे दोस्त आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनसीईआरटी, जिसमें आपका थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों चीज़ें आ गई, बस इतना कर लोगे। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया सब कुछ हो गया। मेरे दोस्त आपको समझना पड़ेगा, क्लास में समझना पड़ेगा, टीचर से पढ़ना पड़ेगा, नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, तब जाके आपकी एनसीईआरटी ईजी होती है। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप मॉड्यूल्स को कर सकते हैं, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए पीवाईक्यू लगा सकते हैं। 10 साल के ईजी हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, बायोलॉजी में देखो सबसे बड़ी जो मेरी बात होती है बच्चों से, उनका क्या होता है ना कि सर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ते हैं। ड्रॉप ईयर में सबसे बड़ी गलती यही होती है, उनको लगता है कि सर टीचर से नहीं पढ़ेंगे, ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे, हम करेंगे तो ओनली एनसीईआरटी जिसमें काम हो जाएगा, बस एनसीईआरटी करने से चीज़ें हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती है कि आप एनसीईआरटी कर रहे होते हैं। मेरे दोस्त गारंटेड बता रहा हूँ, तुम्हारा 250 260 से ऊपर नंबर नहीं जाएगा अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो ओनली। क्या करना पड़ेगा, क्या एनसीईआरटी से पेपर आता है पूरा? हाँ, मैं बोलूँगा 100% आपका एनसीईआरटी से पेपर आएगा। एनसीईआरटी की चीज़ें ही आती है और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको टीचर से पढ़ना पड़ता है, टीचर से पॉइंट समझने पड़ते हैं, तब जाके एनसीईआरटी निकल के आती है सामने कि इसमें रियल में एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, तब जाके चीज़ें बेहतरीन बनती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको सीक्वेंस सही फॉलो करो। क्लास सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने नोट्स को सेकंड पॉइंट पे रखा। बच्चे थोड़े नोट्स कम बनाए, शॉर्ट्स में बनाए, कम पढ़े, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेरे दोस्त। एनसीईआरटी तो आपने कर ली, बढ़िया बात है, लेकिन क्लास आपको बहुत बढ़िया से कर लेना है। अगर आपने क्लास कर ली मेरे दोस्त, उसके बाद में नोट्स बनाओ, चाहे लॉन्ग बनाओ चाहे शॉर्ट बनाओ, ये आपका पॉइंट है, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्लास के बाद में, नोट्स के बाद में आपको एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, और एनसीईआरटी भी मिनिमम 1 साल में 4 से 5 बार हो जाना चाहिए, तभी जाके चीज़ें पॉसिबल होती है, वरना नहीं होती है। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो एनसीईआरटी बस इतनी करोगे, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल्स प्रैक्टिस के लिए कर लो, उसके बाद पीवाईक्यू लगा लो 10 साल का। इसमें चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिस करने से कोई चीज़ें बेहतरीन नहीं बनती, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी करोगे, बायोलॉजी में क्या होता है ना, थ्योरी बेस्ड चीज़ें ज़्यादा होती है, तो थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दो। प्रैक्टिस तो करना ही है, लेकिन इतनी ज़्यादा हैवी प्रैक्टिस नहीं रिक्वायर्ड होती है। चीज़ों को, एक चीज़ है उसको बार बार पढ़ो, जितना ज़्यादा बार पढ़ोगे चीज़ें आपकी बेहतरीन होती जाएगी। ठीक है, तो ये वाला आपको मान के चलना है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट की। भाई टेस्ट में सबसे बड़ी जो गलती है, जो ड्रॉपर बच्चा है वो यही करता है, उसको लगता है कि यार अभी सिलेबस मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है, ऐसा करता हूँ 1 महीने बाद वाला टेस्ट ना देके अगले महीने वाला दूंगा, बढ़िया से दूंगा, फोड़ूंगा उसमें। लेकिन ऐसा फोड़ने वाला समय कभी आता ही नहीं है ना। जो भी टेस्ट है आपका, हो सकता है आपका सिलेबस कम कंप्लीट हो सकता है मार्क्स कम आ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस कम ज़्यादा कुछ भी, लेकिन टेस्ट देना ये अपनी आदत बनानी है आपको। अगर आपने ऐसी आदत बनाना शुरू कर दिया तो अगले टेस्ट में आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, और साथ में आप लोग टेस्ट भी दे रहे होंगे, और आपकी चीज़ें भी इंप्रूव होती जाएगी और आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। ठीक है, टेस्ट आपको देना ही चाहिए। अब आपका सवाल होता है कि भैया टेस्ट तो हम दे लेंगे, लेकिन टेस्ट कितने टाइम में देना चाहिए, कितने समय में देना चाहिए? तो पहली चीज़ है कि आपको अपनी कोचिंग के अकॉर्डिंग टेस्ट देना चाहिए, पहली चीज़ है। या फिर मैं बोल दूं कि यार मिनिमम से मिनिमम 1-1 चैप्टर तो तीनों सब्जेक्ट में होना चाहिए। अगर आपने 1-1 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट में कर लिया, मतलब 3 चैप्टर, उसके बाद आप टेस्ट दे सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ इतना 20 से 25 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट के टाइम की बात बता रहा हूँ, तो आप है ना लगभग 20 दिन के बाद या 21 दिन के बाद टेस्ट दे ले, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जैसे बढ़ोगे, माइनर टेस्ट दे रहे हो, माइनर के बाद आपको मेजर भी देना है, लेकिन इतना तो मान के चलना है। अब हम बात आती है कि सर माइनर जो टेस्ट होते हैं, कितने टेस्ट देना चाहिए अपने आपको पूरे साल में? मैं बोलूँ एक बेसिक आइडिया बता दूँ, माइनर मिनिमम से मिनिमम मेरे दोस्त आपको 100 टेस्ट तो देना ही चाहिए। 100+ हो जाए बेस्ट है, चलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेजर की, कि मेजर टेस्ट कितने देना चाहिए, तो मेजर देखो अभी से मत दो,
जब तक आपका सिलेबस 50 या 60-70% ना हो जाए तब तक मेजर टेस्ट ना दो, है ना, क्योंकि जो पढ़ा ही नहीं उसका टेस्ट कैसा दोगे आप लोग। तो अगर लास्ट की मैं बात करूँ मेजर की, तो मिनिमम से मिनिमम आपको 30 से 40 टेस्ट देने चाहिए जो लास्ट के महीने होते हैं अप्रैल वाले, ठीक है, मार्च अप्रैल वाले, उसमें आपको 30 से 40 टेस्ट मेजर देना चाहिए, है ना। बेस्ट वे आप इतना कर लो, ठीक है। ये वाली चीज़ अगर आपने करी होती ना तो 25 में आपका सिलेक्शन हो जाता, ये मेरी गारंटी है। और आप 26 के लिए करेंगे तो आराम से चीज़ें हो जाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, ठीक है। इतना कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे रिवीजन की। देखो रिवीजन में सबसे बड़ी जो मिस्टेक बच्चा क्या करता है ना, उसको लगता है कि यार रिवीजन तो मैं ना पूरे साल सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैं लास्ट में जाके रिवीजन करूँगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती तो यही होगी अपनी, ऐसा करना ही नहीं होता ना। रिवीजन कैसे करना होता है, जैसे समझना आपने इतना सिलेबस पढ़ लिया, इतना, ये वाला जिसमें एक चैप्टर एक चैप्टर एक चैप्टर एक चैप्टर, इतना सिलेबस पढ़ लिया आपने मेरे दोस्त। लगभग आपको एक मंथ में, कितने, एक मंथ में, 1 मंथ में ना, एक महीने में तो आपने जो भी चीज़ें पढ़ी उसका रिवीजन होना ही चाहिए। चाहे लाइट रिवीजन हो, चाहे क्वेश्चन के बेस में रिवीजन हो, चाहे थ्योरी के बेस में रिवीजन हो, लेकिन एक महीने में रिवीजन होना चाहिए, तब चीज़ें बेहतरीन होती है। और आपको लगता है पूरा सिलेबस पढ़ेंगे 3 महीने 4 महीने बाद अगर आप आके चैप्टर को देखे होगे ना, तो देखने के बाद लगेगा अरे चैप्टर मैंने पढ़ा था क्या ज़िंदगी में कभी, कुछ नया, सब कुछ नया हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या आएगा। तो हर एक महीने में तो रिवीजन हो ही जाना चाहिए, चाहे लाइटली पढ़ो कैसे भी पढ़ो, लेकिन एक महीने में रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम होता है ना, वो हमेशा आपका नॉलेज बेस्ड एग्जाम नहीं होता है, वो मेमोरी बेस्ड एग्जाम होता है कि आपको चीज़ें देखो, चीज़ें देखने के बाद आपकी चीज़ें दिमाग में क्लिक करना चाहिए। नॉलेज बहुत ज़्यादा हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी मेमोरी शार्प नहीं है, मेमोरी बेस्ड चीज़ें याद नहीं है चीज़ें, तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी। इसके लिए क्या करना होता है कि मेमोरी फिट करना है, अच्छा बना है तो मेरे दोस्त चीज़ें बार बार देखनी पड़ती है आपको, तब जाके चीज़ें याद होती है, ताकि आप जैसे देखो फट से क्लिक हो जाए आंसर आपके दिमाग में और आप आंसर लगा पाओ, ठीक है। तो इस चीज़ का मान के चलना, एक मंथ में आपका रिवीजन होना चाहिए। अच्छा, फुल ईयर में कितने रिवीजन होने चाहिए मिनिमम से मिनिमम? माइनर जो आप करेंगे एक एक महीने वाले, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ कंप्लीट कितने रिवीजन हो जाना चाहिए तीनों सब्जेक्ट में, तो मैं बात करूँ आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, तो मेरे भाई फिजिक्स में मिनिमम से मिनिमम फुल सिलेबस का 3 बार रिवीजन, केमिस्ट्री में 3 बार रिवीजन और बायोलॉजी में मिनिमम से मिनिमम 5 बार रिवीजन आपका होना चाहिए। और ये हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फर्स्ट में प्रॉब्लम आएगी, आगे तो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, तो इतना करोगे काम आपका हो जाएगा, ईजी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको बहुत बढ़िया से ध्यान रखना है, बहुत तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन यार फिर भी आपको लगता है कि यार मेरे को एक ऐसा बैच चाहिए जिसमें टीचर सामने बैठ के हमसे बात करे, मतलब वीडियो कॉल पे, है ना, जैसे जूम कॉल पे क्लास हो रही हो, लाखों बच्चों की भीड़ में से आप निकलना चाहते हैं, बिल्कुल जो भी डाउट आपको आ रहा है इंस्टेंट आप उसको सॉल्व आउट करो, ये सब चीज़ें चाहिए, तो हमारा इसके लिए एक बैच है सीकर बैच, ठीक है। सीकर बैच में क्या होता है ना, इस बैच में हम लोग सारे लोग ऐसे पढ़ाने वाले आप लोगों को जो बिल्कुल एक लिमिटेड साइज बैच होता है, जिसमें 30 या 40 बच्चे होते हैं, हर बच्चा बात करता है, बात करते करते हर चीज़ बढ़ाते हैं, जैसे ऑफलाइन में होता है। तो ये वाला बैच आप आराम से लेके, हमारा ऐप है सारथी प्लस, उस पर जाके आपको अपना डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद में आप इस ऐप पे जाकर इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसकी अभी जो प्राइस है भाई, पहले 16,000 रुपये प्राइस हुआ करती थी, ठीक है, अभी कुछ दिनों के लिए हमने बच्चों के लिए इसकी जो प्राइस है भाई 4,500 रुपये रखी हुई है, सबसे लोवेस्ट प्राइस है हिस्ट्री की, क्योंकि इससे कम कभी जाएगा ही नहीं है और इससे कम पे पढ़ाना पॉसिबल ही नहीं है। इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो हम लेके आए आप लोगों के लिए मेरे भाई, इसको करो, मज़ा आपको आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो जल्दी से क्लास में मिलते ही हैं और अपनी केमिस्ट्री को बहुत बेहतरीन तरीके से लेवल अप करते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, थैंक यू सो मच।